गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। अभी तक हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप का जो मैक्सिमम पोर्शन था, जो बेसिक चीज़ें थी, जो आउटलाइन था, उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और उस दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट हुआ और फिर फैला, और उस नेशनलिज्म की वजह से कई आइडियोलॉजी के लोग वहाँ क्रिएट हुए, जिसे हम लोग लिबरलिज्म के रूप में देखा, जिसे हम लोग कंजर्वेटिव के रूप में देखा, जिसे हम लोग रिवोल्यूशनरीज के तौर पर देखा। और इसी नेशनलिज्म की वजह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, और जो यूरोप के अंदर मोनार्कियल स्टेट थे, एब्सोल्यूट रूलर थे, किस तरह से उनका एरेडिकेशन, उनका जो है उन्मूलन हुआ। उससे आज हम लोग देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। अब कहिएगा विजुअलाइजिंग क्या है, और वो भी देश को। तो विजुअलाइजिंग का मतलब है कि कंट्री को एक ऐसे फॉर्म में, एक ऐसी शक्ल देना जिसके बारे में कहा जाए तो वो शक्ल, वो फॉर्म हमारे सामने जो है नज़र आने लगे, चाहे वो सिंबल के ज़रिए हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए हो, वो चीज़ हमको नज़र आने लगे। किसी इंसान को, किसी राजा को, किसी किंग को, किसी रूलर्स को का पैट्रियट बनाना, उसका आइडॉल बनाना बहुत आसान होता है और हम लोग देखते भी हैं। लेकिन किसी नेशन को एक फेस दे देना, एक शक्ल दे देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, सब के अंदर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबलाइज किया गया, यानी उसको किसी एक प्रतीक का रूप, एक फॉर्म का रूप जो है वो दिया गया। इसकी शुरुआत यूरोप के अंदर हुई। यूरोप के अंदर ही सबसे पहले नेशन को एक फेस देने की कोशिश की गई। अब कहिएगा कि इस फेस की ज़रूरत क्या थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोगों के सामने जैसे ही वर्ड आता है इंडिया, भारत, तो अपने आप हमारे चेहरे में, इमेजिनेशंस में एक बात आती है कि अच्छा, एक इंडिया जो इस शेप का है, ऊपर से थोड़ा पतला है, बीच से चौड़ा, फिर नीचे वी शेप का है। ये एक ऐसा हमारे अंदर इमेजिनेशन आता है। भारत का नाम लेते हैं तो तुरंत हमारे अंदर इमेजिनेशन आता है इसके बहुत सारे सिंबल को, जैसे इसके फ्लैग के बारे में नज़र आ जाता है। ठीक जैसे ही अगर हमारे सामने अशोक चिन्ह आता है तो अरे ये इंडिया का सिंबल है, या कुछ ऐसी बातें आती है जो हमारे नेशन को सिंबलाइज करती है, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, यानी हम लोगों के अंदर की जो भावना है कि ये पूरी दुनिया के जितने भी मानव हैं वो आपस में भाई भाई हैं। तो जैसे ही हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, तो लगता है कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या विराट कोहली हो या कोई भी ऐसे पर्सनालिटी जिसको पूरी दुनिया जानती हो, तो वो जो है वो पूरा नेशन नहीं हो सकता है। वो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अपने आप में अगर नरेंद्र मोदी का नाम ले या विराट कोहली का नाम ले तो किसी के ज़हन में ये बात नहीं आएगी कि ये इंडिया है। हाँ, ये बात ज़रूर आएगी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सामने एक ट्राई कलर का फ्लैग आता है तो जहन में आ जाता है कि ओ ये इंडिया है। या कहीं भी, चाहे हमारी लैंग्वेज को कोई भी दुनिया के दूसरे मुल्कों में इंसान कोई भी समझता हो कि ना समझता हो, वो हमारे हिंदुस्तान के किसी आदमी को पहचानता हो कि ना पहचानता हो, लेकिन जब वो ट्राई कलर देखता है तो उसके मन में आता है कि अच्छा, ये इंडिया का है। तो इसलिए यूरोप के अंदर क्या कहते हैं, अपने नेशन को एक फेस देने की कोशिश की गई। और
18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर नेशन को पर्सोनिफिकेशन यानी उसको जो है एक आदमी की शक्ल देने की कोशिश की गई और आदमी के रूप में, आदमी के तौर पर जो है एक फीमेल को सिलेक्ट किया गया। वहाँ जो जितने भी नेशन हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल को जो है सिलेक्ट किया गया और वो फीमेल जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो एक इमेजिनरी है कि इंसान उस आदमी को, उस लेडीज़ को देखे तो समझ जाए कि ये फ्रांस की है। जैसे जर्मीनिया को कोई देखे तो अच्छा ये इटली की है, जैसे मैरियाने को देखे तो अच्छा ये फ्रांस की है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग एक शेर पर सवार एक लेडीज़ को देखते हैं तो अरे एकदम याद आ जाता है कि ये भारत माता है। तो जिस तरह हमारे इंडिया के अंदर भारत को जो है पर्सोनिफिकेशन किया गया, ठीक उसी तरह यूरोप के अंदर से ही ये शुरुआत हुई थी और वही जो है सबसे पहले नेशन को पर्सोनिफिकेशन किया गया और उसके लिए एक फीमेल को सिलेक्ट किया गया और नेशन को दिखाने के लिए, नेशन को बताने के लिए, ताकि उस टाइम में हम लोगों ने जब नेशनलिज्म पढ़ा तो नेशनलिज्म में क्या था कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी खोजने की कोशिश की जाती थी जिससे सारा लोग उससे जुड़ाव, उससे अटैचमेंट फील करें, उससे अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। तो ये जो सिंबल, ये जो पर्सोनिफिकेशंस किया गया वो इसीलिए किया गया ताकि सारे लोग जो हैं, चाहे वो जिस लैंग्वेज के हो, जिस कल्चर्स के हो, वो उनसे अटैचमेंट फील करें। ठीक वैसे ही जैसे जब हम भारत माता की पिक्चर्स देखते हैं कि एक शेर पर सवार एक लेडीज़ बैठी हुई है, पीछे भारत माता की फ़ोटो बनी हुई है, तो चाहे हमारे यहाँ जो लैंग्वेज के बोलने वाले, हिंदी हो, मलयालम हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, जो मराठी हो, जो बोलने वाले हो, लेकिन एक अटैचमेंट फील करने लगते कि अरे ये भारत माता है, यानी हमारा देश है। ठीक उसी तरह वहाँ किया जाने लगा। तो नेशन को जो है वहाँ पर्सोनिफिकेशंस किया गया, उसको मानवीयकरण किया गया और मानवीयकरण के तौर पर एक लेडीज़ को सिलेक्ट किया गया, यानी उसे फीमेल का फॉर्म दिया गया। फीमेल का फॉर्म देने के पीछे शायद ये वजह रही होगी उनकी कि आप जानते हैं कि प्यार, ममता, अपने बाल बच्चों से लगाव सबसे ज़्यादा जो है माँओं में पाया जाता है। तो शायद इसी वजह से, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीमेल का जो दिल होता है उसके अंदर अपने बाल बच्चों के लिए अथाह प्रेम, इतना प्रेम होता है कि जिसका कोई अनुमान, जिसकी कोई प्रेडिक्टेशन नहीं किया जा सकता है। तो शायद इसलिए फीमेल का फॉर्म चुना गया होगा और उसकी जो है क्या कहते हैं, एलेगरी किया गया होगा। एलेगरी कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आइडियाज़, यानी विचारों के अमूर्त रूप। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आइडियाज़ जो हमारा विचार का अमूर्त रूप है, यानी जो कल्पना है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे हमारे अंदर के जो लालच है, हमारे अंदर की ईर्ष्या है, हमारे अंदर की जलन है, हमारी इच्छाएं हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को के लिए जो हम सिंबलाइज करते हैं उसी को हम लोग एलेगोरी कहते हैं। एलेगोरी का मतलब होता है रूपक। तो एलेगोरी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइब थ्रू द फीमेल फिगर इज कॉल्ड एलेगोरी। तो जो वहाँ जो नेशंस को एक फीमेल के तौर पर डिनोट किया गया, उसी को एलेगोरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, एक चीज़ बड़ा सुना होगा, भूत या डाइन। लेकिन हकीकत है कि इस भूत को और इस डाइन को किसी ने देखा नहीं। लेकिन जैसे ही डाइन का नाम आता है हमारे सामने एक इमेज उभर कर सामने चला आता है। क्या
कि एक क्रूर लेडीज जिसके बाल बिखरे हुए हैं, सफ़ेद ये क्या कहते हैं, साड़ी पहने हुए हैं, नाखून बढ़े हुए हैं, दांत निकले हुए हैं, तो ये क्या है? यही एलेग्री है। यानी हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अमूर्त विचार है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको हमने एक पर्सोनिफिकेशन किया, एक फिगर दिया, एक फीमेल फॉर्म दिया, तो यही एलेग्री है। तो यूरोप के अंदर क्या कहते हैं, जो नेशंस थे उनको इसी एलेग्री का फॉर्म दिया गया। फिर हम लोग जब फ्रेंच रेवोल्यूशंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के अंदर लोगों को आपस में अटैच करने के लिए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ किया गया। डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ किया गया, तरह तरह के चीज़ों को जो है इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे सिंबल आपने पढ़े होंगे या अगले पेज पर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रीडम, लिबर्टी। यूरोप के अंदर आप जानते हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुआ तो 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, लिबर्टी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जोर दिया गया था। तो इसका सिंबल भी था, जैसे रेड कैप। तो रेड कैप किसका सिंबल था? लिबर्टी का। ऐसी लिबर्टी क्या कहते हैं, जो स्लेव होते थे यानी दास थे और उनको फ्री कर दिया गया था, तो वो रेड कैप पहनते थे, यानी वो उनके लिबर्टी का सिंबल था। ब्रोकन चैन, टूटी हुई जंजीर, ये लिबर्टी का सिंबल्स हुआ करता था। तो इसी तरह डिफरेंट सिंबल्स थे। जैसे क्या कहते हैं, तलवार थी, तलवार के ऊपर अगर क्या कहते हैं जैतून का पत्ता लपेटा हुआ है तो वो पीस का सिंबल हुआ करता था। ठीक उसी तरह जस्टिस के लिए भी एक सिंबल्स यूज़ हुआ करते थे। एक लेडीज़ होती थी जो क्या कहते हैं अपने आँख में काली पट्टी बांधी हुई थी, जिसे आप जज साहब के यहाँ देखते होंगे, फिल्मों में देखा होगा कि एक लेडीज़ है जो आँख में काली पट्टी बांधी हुई है और क्या कहते हैं हाथ में वेट स्केल यानी तराजू जो है वो लिए हुई होती है। तो क्या कहते हैं, ये जस्टिस का सिंबल था। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों को सिंबलाइज किया गया ताकि लोग देख कर क्या कहते हैं वो उसको समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग भी देखते हैं कि जहाँ पर एक लेडीज़ खड़ी है, एक हाथ में तराजू लिए हुई है और आंख में पट्टी बांधे हुए, हम लोग समझ जाते हैं कि ये न्याय की देवी है, ये कोर्ट है। तो ठीक उसी तरह हर सिंबल्स को जो है सिंबलाइज किया गया। साथ ही साथ अब पर्सोनिफिकेशंस भी किया गया। 19वीं सेंचुरी के अंदर शुरू में तो सिंबल से काम करते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी में आने पर अब जो है नेशन को पर्सोनिफिकेशंस किया जाने लगा, मानवीय रूप दिया जाने लगा। फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि फ्रांस को दिखाने के लिए एक लेडीज़ का इस्तेमाल किया गया, क्रिस्टेड मैरियाना, यानी एक ईसाई नाम था मारियाना, उसको सिंबलाइज किया गया। जबकि रियल लाइफ में इस मारियाना नाम की कोई लेडीज़ थी ही नहीं, लेकिन लोगों के अंदर एक अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए, लोगों के अंदर अपने नेशंस के लिए क्या कहते हैं फीलिंग क्रिएट करने के लिए फ्रांस को क्रिस्टेड मैरियाना के तौर पर दिखाया जाने लगा, ताकि जब लोगों के सामने उसकी तस्वीर आए तो लोग समझ जाए कि ये फ्रांस है। और इसीलिए फ्रांस के हर चौक चौराहे पर जो है इसकी स्टैचू लगाए गए, इसका प्रचार किया गया, यहाँ तक कि कॉइन के ऊपर इसकी तस्वीर लगाई गई, स्टाम्प के ऊपर इसकी तस्वीरें लगाई गई। तो इस मैरियाना की पिक्चर स्टाम्प्स के ऊपर एक नेशनल सिंबल की तरह स्टाम्प के ऊपर, कॉइन के ऊपर चिपकाए गए, इसके स्टैचूज़ को हर चौक चौराहे पर लगाए गए, ताकि लोगों के अंदर लिबर्टी का और रिपब्लिकन का आइडिया
जो है वो फैले, लोगों के दिलों के अंदर लिबर्टी और रिपब्लिकन के आइडिया एक घर की तरह अपनी जगह बना ले। ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं जर्मनी के अंदर कि वहाँ भी नेशंस को पर्सोनिफिकेशंस किया गया अपने नेशनल मूवमेंट के दौरान, और उसको नाम दिया गया जर्मेनिया। जर्मेनिया लेडीज़, आप देखिएगा उसके ट्राइकलर फ्लैग के ऊपर एक लेडीज़ रहती है, वो हाथ में तलवार ली हुई है और उसकी सर पे ओक की जो है डंटियाँ बंधी हुई रहती है। तो वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली ये फ्लैग जो जर्मेनिया का था, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था 1848 में। तो पहली बार जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जिस चर्च, सेंट पॉल चर्च था, उसके ऊपर वो झंडा लगाने के लिए किया गया था। तो इस जर्मनी के ज़रिए, जर्मेनिया के ज़रिए जर्मनी को रिप्रेजेंट किया गया, और उसके सर के ऊपर जो ओक के क्या कहते हैं पत्तियां लगी हुई थी, उसका क्राउन बना हुआ था ओक के पत्तियों से। तो वो एक्चुअली जो जर्मन ओक था वो एक सिंबल था हीरोइज्म का, वो एक सिंबल था बहादुरी का, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 18 और 19 सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म की आइडिया को फैलाने के लिए, नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए यूरोप के अंदर नेशंस को सिंबलाइज किया गया, उसका पर्सोनिफिकेशंस किया गया, और हर चीज़ को एक एलेगोरी, एक रूपक का जो है दिया गया, एक एलेगरी दिया गया, ताकि जब लोगों के सामने वो चीज़ें आए तो लोग उसे के साथ अपना अटैचमेंट फील कर सके, लोग अपना सेंटिमेंट उन चीज़ों के साथ जो है वो जोड़ सके, वो रियलाइज़ कर सके उन चीज़ों को देखकर कि हम एक हैं, हम इस नेशंस के हैं। तो इसके साथ जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म, और वो इस सेक्शंस का लास्ट चैप्टर होगा। थैंक यू।